नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों कि आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है हिमांक और हिमांक में अवनमन। आज की लगभग इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम एक कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे जो है आप अपने बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर जो है प्राप्त कर पाएंगे आसानी से। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिमांक और हिमांक में अवनमन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। सीधा हमारा जो है इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस है कि सीधी बात की जाए, किसी प्रकार की नो बकवास। देखो, पहले बच्चों हम समझते हैं कि यहाँ पर हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो जानते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस ताप बिंदु को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हिमांक कहते हैं। यानी कि हिमांक वह ताप बिंदु है जिस बिंदु पर कोई द्रव पदार्थ अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर ठोस अवस्था में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे जानते हैं कि शुद्ध जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। हिमांक को हम जमना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब हम जानते हैं कि हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन एफपी। देखो, अवनमन का बच्चों पहले अर्थ ये होता है घटना। अवनमन का अर्थ क्या होता है, घटना। क्या घटना, तो हिमांक घटना। ठीक है, यानी कि वह ताप बिंदु का घटना जाना। हिमांक में अवनमन का शाब्दिक अर्थ है हिमांक में कमी। ठीक है, परिभाषा बच्चों इसको देखो, इसकी क्या है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो उड़नशील ना हो, वोलाटाइल ना हो, जैसे नमक हो गया, ठीक है, NaCl, जैसे चीनी हो गई, जैसे यूरिया हो गया आदि को मिलाते हैं, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी होने के कारण हिमांक में कमी आ जाती है। इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे नमक है, यूरिया है, ठीक है, या चीनी को घोलते हैं, तो उस विलयन जो विलयन बनेगा उस विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाने से उस विलयन का हिमांक भी कम हो जाता है। यानी कि अब जो विलयन है वो उतने डिग्री पे नहीं जमेगा जितने पहले जमता था। मान के चलें कोई हमारा था वो पहले 5 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, अब अगर हिमांक में कमी हो गई तो वो हो सकता है 5 से कम डिग्री सेल्सियस पे से ही जमेगा। यानी कि 5 से कम डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। हो सकता है 2 डिग्री सेल्सियस पे जमे या 3 डिग्री सेल्सियस पे जमे, लेकिन 5 से कम पे ही जमेगा। ठीक है, तो हिमांक में होने वाली इस कमी को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, और इसे हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अच्छा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर आप पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें तो वह अब 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा। ठीक है भाई, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आप उसमें जो है थोड़ा सा नमक मिला दें तो अब जो विलयन बनेगा, नमक का जो घोल बनेगा, वो अब 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, बल्कि उसे जमने के लिए तापमान को और घटाना होगा। अब वो 0 से हो सकता है कि 0 से वो हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस पे जमे या -3 डिग्री सेल्सियस पर जमे, तो हिमांक में कमी हो गई। इसी को हम कह रहे हैं बच्चों हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब हिमांक में अवनमन को अगर आप बहुत ही डीपली पढ़ना चाहते हैं, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब में अवनमन क्यों होता है, वाष्प दाब क्यों घटता है, उसके घटने से हिमांक में अवनमन क्यों होता है, तो इसके लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें हमने विलयन के चैप्टर में जिस लेक्चर में हिमांक में अवनमन को डिस्कस किया है उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट बातें की जाएंगी, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, चलें अच्छा, माना शुद्ध विलायक का हिमांक T, कोई एक विलायक है उसका हम हिमांक माने ले रहे हैं T।
तथा विलयन जो बनेगा अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोलने के पश्चात उसका हिमांक हम माने ले रहे हैं TS। तो बच्चों हिमांक में अवनमन यानी कि जो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF की गणना हम कैसे करेंगे? या तो हम T या TS मतलब T में से TS घटाकर या TS में से T घटाएंगे। तो बच्चों सीधा कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पर जो विलयन होगा, जो शुद्ध विलायक होगा उसका ज़्यादा होगा हिमांक, और जब हम उसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे तो घट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? T माइनस TS, क्योंकि शुद्ध विलायक का हिमांक T डिग्री सेल्सियस है और विलयन जो बना है उसका जो है TS है, इसका ज़्यादा होगा इसका कम हो जाएगा। इसीलिए हिमांक में अवनमन जब हम निकालते हैं तो फार्मूला लगाते हैं डेल्टा TF बराबर T माइनस TS। ठीक है, चलें अच्छा कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलें अच्छा आगे बच्चों देखते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। आपसे हिमांक में अवनमन से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि डेल्टा TF बराबर T माइनस TS। आपसे पूछा जाएगा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मोलल अवनमन स्थिरांक करके। तो आइए देखते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। इसको कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ध्यान से समझना बच्चों कि 1000 ग्राम अथवा 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोलने पर हिमांक में होने वाले अवनमन को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। कहने मतलब ये है कि आप 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम कोई शुद्ध विलायक ले लीजिए और आप उसमें 1 मोल जो है अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोल दीजिए, तो जो विलयन बनेगा उस विलयन में जो हिमांक में अवनमन होगा उसी को हम कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको बच्चों हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल यानी कि केल्विन इंटू KG प्रति मोल होता है। इसका फार्मूला होता है जिसे हम अपने जो है आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में यूज में लेते हैं। TF बराबर जो है 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपन M इंटू W। ये इसका बच्चों क्या है? फार्मूला है। ये बच्चों फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, परीक्षा में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो डेल्टा TF जब पूछा जाए हिमांक में अवनमन तो ये फार्मूला लगाएंगे। नोट, यदि विलय पदार्थ का अणुभार m ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इस m को यहाँ ले आएंगे, डेल्टा TF को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, हमारा जो है अणुभार को ज्ञात करने वाला फार्मूला हमें मिल जाएगा। तो आपको एक ही फार्मूला याद करना है, उसी को आप थोड़ा चेंजमेंट करके दूसरा फार्मूला भी बना लेंगे। ठीक है, तो है 2 फार्मूले लेकिन आपको पता एक ही होना चाहिए, बाद बाकी चेंजमेंट करके दूसरा बन जाएगा। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। इससे पहले बच्चों यहाँ पे समझ लो जो स्मॉल w है ये विलय पदार्थ का अणुभार है। ठीक है, जो बड़ा W है, ठीक है, ये है विलायक का भार। ठीक है, जो स्मॉल w है ये विलय का भार है, ठीक है, वेट है, और जो बड़ा W है, कैपिटल जो W है ये विलायक का भार है, और जो m है ये विलय पदार्थ का अणुभार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। बाद बाकी KF तो जो है मालूम ही है आपको क्या है, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, चलें अच्छा अब हमारे सामने एक बेहतरीन सा आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। देखो बच्चों इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम पानी में मिलाया गया है, विलयन में हिमांक में अवनमन डेल्टा TF की गणना कीजिए। तो विलयन में हिमांक में अवनमन गणना की जाइए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, हमको क्या क्या दे रखा है हम सभी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिख लो KF जो हमको ऑलरेडी दे रखा है। जल का KF कितना दे रखा है बच्चों? 1.86 K। ठीक है, इतना ही लिख लो, ज़्यादा जरूरी नहीं है K। उसके बाद देखो विलय पदार्थ का अणुभार, विलय पदार्थ का भार कि कितना उसमें घोला गया है। तो देखो विलय पदार्थ कौन सा है यहाँ पे बच्चों? एथिलीन ग्लाइकोल। इसका भार कितना है बच्चों? यहाँ पर 45 ग्राम है। ठीक है, 45 ग्राम है।
फिर बच्चों विलायक का भार देखो कितना दे रखा है। विलायक के रूप में यहाँ किसको लिया गया है, जल को लिया गया है। कितनी मात्रा ली गई है, 600 ग्राम ली गई है यहाँ पर, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर ये देखो कि जो विलेय पदार्थ है उसका अणुभार कितना है, विलेय पदार्थ का अणुभार। तो बच्चों देखो यहाँ पर विलेय पदार्थ का जो फार्मूला है वो C2H6O2 है। इसका जब हम अणुभार निकालेंगे तो इसका कैलकुलेट करेंगे। एक कार्बन का होता है परमाणु भार 12, तो यहाँ पे बच्चों 2 हैं तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 का हम करेंगे तो 1 × 6 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है बच्चों, तो 16 × 2 करेंगे तो हमको अब इनको कैलकुलेट कर लेना है। 12 दूनी 24 और प्लस 6 और प्लस 16 दूनी 32। अब आप इनको जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 12 की लगी 1, उसके बाद 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल का जो अणुभार है वो निकल के आ गया बच्चों 62, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज हमको चाहिए। अच्छा, इसमें फार्मूला बच्चों कौन सा हम लगाएंगे, फार्मूला इसमें बच्चों हम वही वाला लगाएंगे कि डेल्टा TF बराबर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, डेल्टा TF पूछा गया है, तो डेल्टा TF बराबर हम फार्मूला लगाएंगे 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू W, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए और अपना आंसर प्राप्त कर लीजिए। देखिए 1000 इंटू KF कितना दे रखा है 1.86 इंटू, अच्छा यहाँ पर जो है विलेय पदार्थ का भार कितना दे रखा है बच्चों 45 ग्राम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है m देखो, इसका अणुभार कितना अभी हमने निकाला 62 और विलायक का भार कितना दे रखा है 600 ग्राम। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हम बच्चों बताए दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 2.5 केल्विन, ठीक है। केल्विन आप इसको जो है डिग्री सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हिमांक में अवनमन का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। 10 मिनट के कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही मतलब जो है सरल तरीके से, सरल अंदाज में समझाया है। अगर ये लेक्चर, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये चैनल बड़ा ही मूल्यवान है, बड़ा ही वैल्यूएबल है। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री में आप टॉप भी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाके आप उसमें टॉप करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ठीक है, और इसे अपना चैनल बनाएं, ठीक है। क्योंकि जब तक बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक इस चैनल की उन्नति संभव नहीं। तो एक बार इस चैनल के साथ जुड़ें, अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतरीन बनाएं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।